हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछले कुछ क्लासेस में आपकी अध्याय नंबर 9 है उसको हम कंप्लीट कर रहे थे और उनके दो पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें हमने दर्पण जो है वहां तक कंप्लीट किया था। उससे किस प्रकार से लेंस बनते हैं जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब वस्तु को फोकस दूरी पे रखते हैं ना। और अब हम इससे आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकेप देख लेते हैं। हमने बच्चों अब तक पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का क्या पढ़ा है बच्चों? परावर्तन पढ़ा है। और हमने किन चीजों के बारे में पढ़ा है? दर्पण के बारे में। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, समतल और गोलीय, ठीक है। और गोलीय में कौन सा पढ़ा है? उत्तल और अवतल, ठीक है। और अवतल और उत्तल से प्रतिबिंब बनना भी हमने सीख लिया है कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा, यह हमारा रिकेप है कि अब तक हमने ये पढ़ा। अब बच्चों हम इससे आगे आगे बढ़ेंगे ना। अब इससे हम दो कदम आगे बढ़ेंगे। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके, वह है दर्पण सूत्र, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लगा लो इसके, एक मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और इस साल में पक्का आएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एक बार मैं आपको बताता हूं, देखो यह हमारी यूनिट 8 अंक की आती है ना। कक्षा 10 में कितने अंक की आएगी? आरबीएससी की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान बोर्ड की है ना। राजस्थान बोर्ड में 8 अंक की आती है, ठीक है बच्चों। लिख लो अपनी कॉपी में। इससे सवाल देखो, सबसे पहले तो दो सवाल आएंगे छोटे। एक अंक का एक छोटा सवाल आएगा जिसमें ऑप्शन होंगे और एक अंक का एक छोटा सवाल आएगा। आई बात समझ में? बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत अंक हैं इसके। अब देखो, 2 अंक के बच्चों 3 सवाल आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 6 अंक। देखो अंक कहां से आएंगे, नंबर कहां से आएंगे? यहां से आएंगे। 6 प्लस 2 8, टोटल 8 अंक के सवाल आएंगे। 2 छोटे सवाल और 3 बड़े सवाल, 2 अंक के 3 बड़े सवाल। तो 2 अंक का जो सवाल आएगा बच्चों वह हमारा यहां से पूछा जाएगा, दर्पण सूत्र, ठीक है। अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए बच्चों। और चीजें बहुत आसान है ना। और आपके लिए ये चीजें क्लास 12th में खुल जाएगी। मतलब क्लास 12th जब आप इंटर करोगे तो पूरी डिटेल में दर्पण सूत्र को प्रूफ करना भी आएगा। फिलहाल आपके सिर्फ सूत्र दे रखा है, मैं 2 या 3 सूत्र लिखूंगा, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। देखो, दर्पण सूत्र वह सूत्र जो गोलीय दर्पण की किस किस चीज के मध्य संबंध बताता है? सबसे पहले फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जिसको हम लिखते हैं एफ, वह प्रतिबिंब को किस चीज से लिखते हैं बच्चों? वी से, वह वी से। और हम लिखते हैं बिंब, और बिंब को लिखते हैं बच्चों यू से। के मध्य संबंध बताने वाला समीकरण, के मध्य रिलेशन बताता है, संबंध बताने वाला समीकरण, सीधी सी बात है, क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? अब देखो, एक बार आप थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा घुमाओ, देखो क्या है ये सारी चीजें क्या है। देखो, यह मैंने मान लिया अपना क्या है? अवतल दर्पण। आगे बात समझ में? यहां मैंने वक्रता केंद्र ले लिया सी, यहां मैंने फोकस दूरी ले ली एफ। अब देखो, अगर मैं वस्तु को यहां रखता हूं तो वस्तु की ध्रुव से दूरी, यह है ध्रुव, यहां से यहां की दूरी होती है बच्चों यू, वस्तु की बात कर रहे हैं। और मैंने मान लिया प्रतिबिंब हमारा यहां बना, उल्टा बना, तो इसकी ध्रुव से दूरी होगी v और फोकस बिंदु से ध्रुव की दूरी होगी स्मॉल एफ। इन तीनों चीजों का आपस में क्या संबंध होता है? तो इन तीनों चीजों का आपस में जो रिलेशन होता है बच्चों, वो लिखता हूं मैं 1/, यहां लिखता हूं आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ?
इन तीनों चीजों के मध्य एक रिलेशन है। हमें अगर वस्तु की दूरी दे दी जाए, अगर फोकस दूरी दे दी जाए तो हम v का मान निकाल लेंगे, v या f की दूरी दे दी जाए तो u का निकाल लेंगे, u और v की दे दी जाए तो f का निकाल लेंगे, मतलब फोकस दूरी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यह दर्पण सूत्र बहुत उपयोगी है बच्चों, और इसको याद करो, दिमाग में बिठाओ, याद करो आप कि यार 1/f बराबर रट लो। ठीक है, सूत्र तो आपको रट लो, क्योंकि हम इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो वो आगे की क्लासेस में होगा, जिसको आप समझोगे ना। अब अगर हम समझेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, और आपके कोर्स में सिर्फ सूत्र है, तो सूत्र याद कर लो कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लिख लो अपने पेज में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, बार बार रिवाइज करो, बार बार, जितनी बार बच्चों आप रिवाइज करोगे उतना ही यह सवाल आपकी एग्जाम में 2 नंबर बना रहा है। तो दिक्कत कहां पे आ रही है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना। अब देखिए, पहला संबंध दर्पण सूत्र। अब लिखते हैं एक और इंपॉर्टेंट संबंध, क्या? नंबर 2, स्टार लगा के लिख देता हूं मैं। वक्रता केंद्र, सॉरी, वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी व, अब इसको हटा देता हूं क्योंकि आप समझ चुके हो, ये चीज आप समझ चुके हो। मैं इसको हटा देता हूं, बच्चे वह फोकस दूरी को किससे लिखते हैं बच्चों? f से। में संबंध, इन दोनों के मध्य एक रिलेशन होता है, रिश्ता होता है इन दोनों का। ठीक है, कैसा रिश्ता होता है? बहुत अच्छा रिश्ता होता है। बोलो कैसे? क्योंकि बच्चों f बराबर होगा r/2। इसका मतलब क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, इनके मध्य यह संबंध हुआ। वक्रता त्रिज्या का आधा कर दिया जाए, वह किसके बराबर होगा? इसके। यहां पे r क्या है? वक्रता त्रिज्या, याद रखो, वक्रता त्रिज्या, और f क्या है? फोकस दूरी। ये दो रिलेशन याद कर लो, पहले रटो इन दोनों को, क्योंकि अब हम इनको डिराइव तो क्लास 12th में करने वाले हैं, एग्जाम आपके नजदीक है, तो इनको रटो। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और f बराबर r/2, f बराबर r/2। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। यदि अवतल दर्पण की, अवतल, क्वेश्चन पे लिख देता हूं, है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इस पे एक क्वेश्चन है, वो हम इसके बाद में करेंगे, पहले आप ये करो। इस पे जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। वीडियो को पॉज कर दो और इसको सॉल्व करो, बहुत आसान है। क्यों? अवतल दर्पण की क्या दे रखी है मेरे नन्हे मुन्ने 10वीं क्लास के बच्चों? दर्पण की दे रखी है फोकस दूरी कितनी? 30 सेंटीमीटर। f का मान कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। सॉल्यूशन की बात करें तो f का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर बराबर r/2। पूछा क्या? वक्रता त्रिज्या देखो यहाँ पे, तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर यहां देख लो, r बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें पढ़ा रहे हो आप तो। बिल्कुल बच्चों, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आसान लगेगी, है ना। यह सूत्र याद हो गया। मैं इस पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको करना है, और वीडियो को उस टाइम पॉज करना, फिर मैं सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, यह समझ में आ गया। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य आपस में एक रिलेशन होता है, जो कि f बराबर होता है r/2। और ये क्वेश्चन किया है, अगर फोकस दूरी का मान, ये ऐसे भी बोल सकता है कि फोकस वक्रता त्रिज्या का मान 60 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो यहां 60 रखेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो f का मान 30 आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट सवाल पर, और मैं यह सवाल पूरा हटा दे रहा हूं एक बार, है ना, देख लो आप, पूरा हटा दे रहा हूं मैं, ताकि इससे बनने वाले सवाल को आप सोल्व कर सको, है ना। यह वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, ये और याद रखना। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। 20 सेंटीमीटर
अब आपने अब तक जो पढ़ा है सारी चीजें इस क्वेश्चन में आ जाएगी, अब तक जो आपने पढ़ा है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, एक मैं क्वेश्चन लिख के लेके आया हूं आपके लिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, इसके ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, बहुत आसान है, प्रतिबिंब की स्थिति वह प्रकृति बताइए। बहुत आसान सवाल है बच्चा, है ना। क्यों आप बोलोगे सर आसान तो नहीं लग रहा, आपने तो फोकस दूरी की बात की थी, जो दर्पण सूत्र बताया था उसमें तो आपने फोकस दूरी की बात की थी, और आपने दे क्या रखा वक्रता त्रिज्या बड़ी। नाइंसाफी कर रहे हो हमारे साथ। नहीं बच्चों, कोई नाइंसाफी नहीं है, क्योंकि देखो दिमाग लगाओ, कौन सा दर्पण दे रखा है, अवतल दर्पण। अब आपकी चिन्ह परिपाटी काम आएगी। यह मान लिया हमने अवतल दर्पण, सभी को पता है बेटे, सभी को पता है अवतल दर्पण में हम वस्तु इस तरफ रखते हैं, प्रतिबिंब इस तरफ बनता है, इन दोनों की दूरी नेगेटिव ली जाएगी, क्योंकि अगर प्रकाश संचरण की डायरेक्शन यह है, अगर हमें इधर जाना पड़ता है, मैंने बताया था अगर आपको इस तरफ जाना पड़ रहा है तो दूरी नेगेटिव, इस तरफ जाना पड़ रहा है प्रकाश संचरण की डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है तो दूरी पॉजिटिव, तो इसमें दूरी क्या ली जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि हमारे फोकस बिंदु भी यहीं रहेगा, वक्रता केंद्र भी यहीं रहेगा, तो फोकस दूरी के लिए भी हमें इधर ही जाना पड़ेगा, और वस्तु की दूरी के लिए भी इधर ही जाना पड़ेगा, और बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के लिए इधर जाना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो प्रतिबिंब आएगा उसका मान नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो सही समझे आप, सही पकड़े, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो सोल्व करते हैं। अब देखो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है r बराबर 20 सेंटीमीटर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो r बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, तो आप याद रखना, भूलने का नहीं है, आपने अब तक देखा है f बराबर क्या होता है, r/2, तो फोकस दूरी निकालेंगे। लेकिन एक चीज और सोचो, r का मान नेगेटिव आएगा, क्योंकि अवतल दर्पण है, वस्तु को दूरी को मापने के लिए हमें इधर जाना पड़ रहा है, r बराबर -20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। f बराबर r/2, इसका मतलब 20/2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का f का मान आ गया -10 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र से हम जानते हैं, 10वीं क्लास के विद्यार्थी जानते हैं भाई, क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहां प्लस की जगह माइनस मत कर देना बच्चों, है ना, आगे हम कर देंगे। f का मान माइनस का 1/10 रखेंगे, तो इधर माइनस लगा दूं, सेंटीमीटर एक बार हटा देता हूं, है ना, और 1/u कितना दे रखा है, ये रहा। क्योंकि बच्चों यह u का मान है, क्योंकि वस्तु की बात कर रहा है, वस्तु अगर उधर रखी है तो वस्तु की दूरी होती है u, बिंब की दूरी, तो u का मान बच्चों -15 रखेंगे यहाँ पे, u बराबर -15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी हमने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, एक बार चिन्ह परिपाटी का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि u बराबर -15 क्यों लिया। u बराबर -15 इसलिए लिया क्योंकि u को मापने के लिए इधर जाना पड़ रहा है, किधर? इधर जाना पड़ रहा है, तो इधर जाना पड़ रहा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, -15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस पूछा क्या हमें? पूछा है प्रतिबिंब की दूरी, v का मान पूछा है, तो v। अब इससे सोल्व कर लेंगे।
1/v बराबर हो जाएगा 1/-14 प्लस 1/10। कोई दिक्कत पक्षांतरण करने पर। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, तो देखो बहुत आसान हो गई अब चीजें। 1/v का मान यहां से लघुत्तम लेते हैं 30 लेता हूं मैं, नीचे सोल्व कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 30 माइनस का 2 प्लस का 3, आई बात समझ में? माइनस का 2 प्लस का 3, कुछ गलत कर रहा हूं, कुछ तो गड़बड़ है। माइनस, अरे यार बच्चों ये माइनस का आएगा। एक मिनट बच्चों, ठीक है, हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। देखो यह माइनस का, मैंने इसको उधर भेजा है, तो यह क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस का, और यह माइनस का रह जाएगा। तो जैसे यह माइनस का रहेगा, इसको अब सोल्व करेंगे तो यहां पे मैं लिखूंगा बच्चों 30। आई बात समझ में? अब हम इसको करेंगे तो इसका हम 2 बार जाएगा तो प्लस का 2, माइनस का 3 बार जाएगा माइनस का 3। तभी मैं सोचू पॉजिटिव कैसे आ रहा है, v का मान पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, तो दर्पण ले रहे हैं, प्रतिबिंब उधर बनेगा। तो देखो क्या आया ऊपर, 2 माइनस 3 बराबर होता है माइनस का 1। आई बात समझ में? तो v बराबर आया बच्चों माइनस का 30 सेंटीमीटर। आया ना माइनस का? अभी आएगा सर, बिल्कुल थोड़ी देर पहले तो आप गलत कर रहे थे। हो जाती है, हम भी इंसान है भाई, ठीक है। अब देखो v का मान क्या आया? माइनस का। क्यों? अवतल दर्पण लिया, मैंने पहले ही बता दिया था अवतल दर्पण है, v का मान जरूर माइनस का आएगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी से प्रतिबिंब भी उधर ही बन रहा है। और देखो बच्चों, अगर v का मान नेगेटिव आ रहा है तो आप सबको पता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। और कैसा? वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। तो बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इसका मतलब यह हुआ वक्रता त्रिज्या से भी उधर बनेगा, वक्रता त्रिज्या से भी उधर बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चित्र से आपको समझाऊं इसका, तो यह रहा, यह हमारी वक्रता त्रिज्या जो कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हमें अब पता लग गया जो प्रतिबिंब बन रहा उल्टा बनेगा और उधर बनेगा, यह दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर के बराबर होगी। और प्रकृति क्या होगी? उल्टा और वास्तविक। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो इस क्वेश्चन से हमने क्या पढ़ा? हमने F और R के मध्य रिलेशन पढ़ा, हमने चिन्ह परिपाटी की बात की, ठीक है, और हमने प्रतिबिंब की दूरी निकाली। और यहां तक हमने जितना अब तक पढ़ा है सारा इस क्वेश्चन में आ गया। लगा लो इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के लगा लो और इस क्वेश्चन को बच्चों सोल्व कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कक्षा 10 में हो, इस साल आपके जरूर पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं ना, हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। एक आपके जरूर चीज आती है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता की भी बात कर लेंगे। उसके बाद आएगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। बहुत आसान टॉपिक है भाई, फिजिक्स को थोड़ा सा समझ के चला करो, बहुत आसान है हमारी फिजिक्स, प्यारी फिजिक्स, ठीक है। तो बच्चों अब पढ़ेंगे हम आवर्धन। आवर्धन को बच्चों एम से भी लिखते हैं। और आवर्धन क्या होता है बच्चों? सीधी सी बात है, ज्यादा लंबी कहानी हमको नहीं बनानी है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं बनानी है, क्योंकि ये यूनिट पूरी की पूरी जो यूनिट है वह हमारी क्लास 12th में पूरी आएगी, डिटेल में आएगी। आपके जितना है उतनी चर्चा करते हैं। आवर्धन, इसमें होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब बात कर रहे हैं एच डैश की बटा बिंब की ऊंचाई दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता, जिसे एम से लिखते हैं। और बच्चों यह होती है हमारे दर्पण के लिए -v/u। याद रखना, अगर हमें v पता है, अगर u पता है, तो आप आवर्धन क्षमता निकाल लोगे। अगर हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है, बिंब की ऊंचाई दे रखी है, एक सवाल कर लेते हैं। मैंने बोला प्रतिबिंब की ऊंचाई, मैंने बोला h डैश बराबर 30 सेंटीमीटर, h बराबर 15 सेंटीमीटर, तो m बराबर क्या होगा? इसमें इसका भाग दे देंगे, बराबर 2 आएगा, ठीक है। बहुत आसान चीजें हैं। तो यह हमें सिर्फ सूत्र याद रखना है, ठीक है।
तो हम आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस आप टाइम पर लिख लिया करो बच्चे, सोल्व किया करो और पढ़ा करो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आएंगे हम एक ऐसे टॉपिक पे जो इस साल तो पक्का आपके 1 या 2 नंबर बना देगा, 1 या 2 नंबर बिल्कुल बनाएगा, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप बोलोगे सर इंग्लिश में ऐसे कैसे बोलते, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा? प्रकाश की किरण आएगी तो एक माध्यम से, लेकिन वह टकरा के दूसरे माध्यम में चली जाएगी। देखो, प्रकाश की किरण आई, टकराई और दूसरे माध्यम में चली गई। भाई दूसरे माध्यम का मतलब नीचे आ रही है। टकरा कुछ न कुछ प्रकाश की किरण जा रही है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा रही है और दूसरे माध्यम में जा रही है, उसे प्रकाश का परावर्तन नहीं अपवर्तन कहते हैं। वाह सर वाह, क्या बता रहे हो आप। देखो, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, यह हमारा है सरफेस। यह हमारा क्या है? सरफेस। अब देखो, यह हमारा है मीडियम फर्स्ट, यह मीडियम सेकंड। फॉर एग्जाम्पल, यह हवा है और यह पानी है। इसका मतलब, अरे एक गिलास पानी ले लो, प्रकाश की किरण आएगी तो प्रकाश की किरण पानी के अंदर भी जाएगी। तो बात बस उसी की कर रहे हैं। यह है पानी, यहां पे रख दो। चलो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, सर यहाँ पे क्या मीडियम है, क्या होता है, क्या मीडियम, क्या बात कर रहे हो सर। देखो, यहाँ पानी है, प्रकाश की किरण आई, टकराएगी तो आप सभी को पता है यहां एक रेखा बीचों बीच खींचेंगे, जिसको हम बच्चों बोलेंगे अभिलंब। यहां तक कोई दिक्कत ना सर? यहां तक हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब टकरा के वापस नहीं जाएगी, अब इसके अंदर जाएगी। लेकिन यहां क्या हुआ? जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन कुछ एंगल पे घूम जाएगी, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका मतलब, प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका मतलब सीधी नहीं जाएगी बच्चों। अगर प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा रही है, तो जहां सीधी जानी चाहिए थी वह कुछ न कुछ एंगल पे मुड़ जाएगी। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हो आप। यहाँ पे मैं परिभाषा लिख देता हूं, है ना। अब देखो, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। आई बात समझ में? एरो लगा देता हूं मैं। और इसको बोलते हैं, आप सभी को पता, आपतन कोण आई। अब तो याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं बच्चे परावर्तन कोण आर। सॉरी, अपवर्तन हो गया, यहाँ परावर्तन थोड़ी हो रहा, अपवर्तन, जिसीलिए इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। तो अपवर्तन कोण आर। अब देखो, जैसे परावर्तन के नियम में हमने यह पढ़ा था, कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे सीधी आनी चाहिए थी वैसे आ नहीं रही है, कुछ न कुछ एंगल पे मुड़ जाएगी। जैसे ही मुड़ेगी आर का मान कम भी हो सकता है, और जैसे ही मुड़ेगी आर का मान कम भी हो सकता है, और अगर मीडियम चेंज कर दे तो आर का मान बढ़ भी सकता है। इसका मतलब, अगर अपने पथ से विचलित हो रही है तो साइन आई का मान साइन आर के बराबर नहीं होगा। इसीलिए हमारे एक वैज्ञानिक स्नेल, उन्होंने अपना नियम दिया था, उसको चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आप यहां समझ लो बस, इन दोनों का एंगल बराबर नहीं होता, ठीक है। अब देखो, इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर
दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है इस घटना को प्रकाश का कम दिखेगा, शाही खत्म हो चुकी है, अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। 1 मिनट बच्चों ना, हम इसमें डाल लेते हैं शाही। एक बार आप टॉपिक को समझ लो थोड़ा सा, 1 मिनट लगेगी हमको। बस बहुत अच्छे से देखेगा आप। सॉरी फॉर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। क्या इंग्लिश है सर आपकी? वाह सर वाह। देखो ना, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अरे चल जा, क्या हो गया तेरे? हाँ, अरे बड़ी बदमाश है भाई। चलो ठीक है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आया। प्रकाश की किरण आई, टकराई, किसी माध्यम के अंदर जा रही है, लेकिन वह अपने मूल पथ से विचलित हो रही है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिर्फ आपको परिभाषा याद रखनी है और 1-2 कंडीशन याद रखनी है। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम, वाह क्या पेन चली है, क्या मारकर चला है, सघन से विरल, इसका मतलब कोष्टक में लिख भी दूं, पानी भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पानी से हवा लिख दूं ताकि समझ में आ जाए। सघन से विरल में जा रही है तो वह अभिलंब से क्या होगी? अभिलंब से, सघन से विरल में अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। प्रकाश की किरण आ रही है, यह मैंने सघन मान लिया है, यह माध्यम है विरल, तो प्रकाश की किरण क्या होगी बच्चों? यह कोण आई दूर हटेगी, यह कोण आर। आगे बात समझ में? अगर विरल से सघन, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूं, विरल से सघन, हवा से पानी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। हम इसके प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। अभिलंब की ओर झुकेगी, याद रखना ना। इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसे बना सकते हैं, जैसा वो डायग्राम, इसी का एग्जांपल है। प्रकाश की किरण टकराई और इसकी ओर झुक रही है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो बच्चों, स्नेल का नियम पढ़ते हैं। यहां तक देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, आसान से टॉपिक है ना। प्रकाश के अपवर्तन की बात हो गई है। अब इसी में एक चीज और आती है, स्नेल का नियम। इसी में एक टॉपिक आता है हमारा, स्नेल का नियम। बच्चों, स्नेल का नियम यह होता है कि साइन आई, आई क्या है? अब आप पूछोगे आई क्या है? प्रकाश की किरण आई, किसी माध्यम में जा रही है, ये कोण आई है, और यहां पे जो एंगल है वह आर है। यह अपवर्तित किरण, यह आपतित किरण। ठीक है, इन दोनों का अनुपात साइन आई, मतलब इसकी ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होगा। डिटेल में क्लास 12th में है, याद रखना। नियतांक का मतलब n2/n1, C2/C1, इसका साइन i/साइन आर का मान होगा। इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप नियतांक का मतलब याद रखो, अपवर्तनांक का मतलब याद रखो। इसके बाद का टॉपिक अपवर्तनांक ही है। लेकिन हम स्नेल का नियम किस तरह से लिख सकते हैं? आपतन
आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्नेल नियम कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज है। स्नेल का नियम क्या होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब पढ़ते हैं बच्चों इस आज की क्लास का अंतिम टॉपिक, और इसके बाद में एक क्लास और लगेगी। सारी यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है, और अब इसके बाद की जो क्लास होगी बच्चों हमारी, वह रहेगी सिर्फ और सिर्फ लेंस की। उसके बाद आपका सिलेबस, सॉरी, इसके बाद आपकी क्लास ये 9th, आपकी यूनिट नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और 8 अंक हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसी क्लास में जो लास्ट क्लास लेंगे, उसी क्लास में हम इंपॉर्टेंट सवाल भी कर लेंगे, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को बच्चों पूरा देखा करो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, है ना। अब एक चीज और देख लो, अपवर्तनांक क्या होता है सर? अपवर्तनांक, है ना। अपवर्तनांक क्या होता है? जिसे एन से लिख दो, एन से लिख दो, कोई दिक्कत है भी नहीं हमारे। अपवर्तनांक क्या होता है? देखो बच्चों, आपको मैं एक चीज बताता हूं। यह मैंने मान लिया पानी, प्रकाश की किरण मोड़ रही है। यहां पे अगर मैं पानी की जगह पे गिल्सरीन ले लूं, यहाँ पे पानी की जगह गिल्सरीन ले लो, तो बच्चों क्या इतनी मुड़ेगी या इससे ज्यादा मुड़ेगी? इसकी जगह मैं हीरा ले लूं, तो प्रकाश की किरण इतनी मुड़ेगी या ज्यादा मुड़ेगी? तो प्रकाश की जो किरण आ रही है, उसका मुड़ने का गुण ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। आगे बात समझ में। क्योंकि मैं यहां मीडियम चेंज कर सकता हूं, यहां माध्यम चेंज कर सकता हूं, यहां माध्यम चेंज कर सकता हूं, तो मीडियम पे डिपेंड करता है क्या? प्रकाश की किरण का मुड़ना, ठीक है। अगर मीडियम में जल ले लेता हूं तो कितनी मुड़ेगी, हीरा लेता हूं तो कितनी मुड़ेगी, वायु लेता हूं तो कितनी मुड़ेगी, इन चीजों का, ये सारी चीजें निर्भर करती है, ठीक है। तो इसका मतलब मीडियम पे डिपेंड है क्या? प्रकाश की किरण का मुड़ना, प्रकाश की किरण का मुड़ना, और प्रकाश की किरण का मुड़ना ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश की किरण का मुड़ने का गुण अपवर्तनांक कहलाता है। अब मैं एक सारणी बना रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है और पूछी जाएगी बच्चों, ठीक है। मैं माध्यम लिख रहा हूं यहाँ पे, और इसका अपवर्तनांक भी लिख रहा हूं, मतलब कितना मोड़ सकती है, कितनी क्षमता है इसमें। बात करें जल की, सॉरी, जल से पहले हम बात करेंगे निर्वात की, ठीक है। तो बच्चों निर्वात का अपवर्तनांक होता है लगभग नहीं एक ही। बात करें वायु की, तो बच्चों वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003, मतलब लगभग 1 के बराबर। तो बात करें बच्चों जल की, तो जल का अपवर्तनांक होता है बच्चों 1.33, याद रखना। बात करें बच्चों गिल्सरीन की, गिल्सरीन का अपवर्तनांक होता है 1.47, बच्चों याद रखना। बात करें हीरे की, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा 2.4 होता है। यह इंपॉर्टेंट, एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, गिल्सरीन का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, ऑप्शन में आपको यह दे सकता है। याद करो, दिमाग में बिठाओ। मतलब क्या हुआ? कोई इफेक्ट नहीं होगी प्रकाश की किरण, बहुत वायु में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जल में कुछ इफेक्ट आया। इफेक्ट यह आया, प्रकाश की किरण मुड़ी। गिल्सरीन में और भी ज्यादा इफेक्ट आएगा, प्रकाश की किरण और भी मुड़ेगी, और हीरे में तो बहुत इफेक्ट आएगा। तो यह याद करो, निर्वात की 1, वायु की 1.003, जल की 1.33, गिल्सरीन की 1.47 और हीरे की 2.4। याद करो और रिवाइज करो बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुरंत याद करो। एक और याद आप लिख सकते हो,
कितनी आ गई, 1 2 1 2 3। एक चीज और है, हाँ एक और याद कर लो आप, कांच की, क्योंकि कांच के भी बहुत बार पूछी जाता है। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, ठीक है, इसके मध्य यहाँ पे होता है ना। तो यहां तक बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आने वाली जो क्लास रहेगी हमारी वह रहेगी सिर्फ एक टॉपिक इस यूनिट से बचा है, उसके बाद अगली यूनिट्स चालू करेंगे। आपके एग्जाम से पहले लगभग रिवीजन करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आरबीएससी बोर्ड की एग्जाम नजदीक आ रही है, तो आरबीएससी बोर्ड वाले ज्यादा गौर करें। यूपी बोर्ड की एग्जाम आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगले वीडियो में बात करेंगे हमारा लेंस की, जितना भी लेंस का यूनिट है, जितनी भी टॉपिक है, सारे टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चों। और वीडियो को पूरा देखा करो, शेयर ना भी हो तो भी वीडियो को आप तो पूरा देखो, क्योंकि आपके जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। थैंक यू सो मच मेरे 10th क्लास के विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।